जिस भी साल बजट प्रेजेंट होना होता है, हर साल टैक्स रेट पे लेके बहस चलती है। इस साल भी जब बजट आने वाला है तो पूरी कोशिश है कि टैक्स रेट है वो कम हो जाए। पर वहीं अगर हम डेटा देखें तो इंडिया में 3 से 4% लोग इनकम टैक्स पे करते हैं और जो गवर्नमेंट रिसीव करती है उसका 20 to 21% ही कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से आता है। अब कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं, पर यहाँ पर मैं एक डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पर हम एक जो करंट सिचुएशन है टैक्स रेट को लेके, उसको इकोनॉमिक्स की थ्योरी से लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से इसको समझने के लिए मैं आपका 100% फोकस चाहता हूँ। एक कॉमन सेंस अगर मैं आपको लगाऊं कि सरकार को ज़्यादा समय और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने हैं इकोनॉमी में, तो उसको क्या करना चाहिए? ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट या कॉमन पीपल यही बोलेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए। अब ज़्यादा टैक्स लगाने से सरकार के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, ज़्यादा पैसे आने से सरकार ज़्यादा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, जैसे कि रोड हो गया, फ्लाईओवर्स हो गया, ट्रेन, ब्रिज एटसेट्रा। पर वहीं पर कुछ थ्योरीज हैं जो इकोनॉमिक्स की हैं, जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो थ्योरीज का क्या कहना है और उससे रिलेटेड फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम लिंक करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि जो टैक्स के बारे में बात की गई थी वो एडम स्मिथ द्वारा की गई थी। एडम स्मिथ जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था कि टैक्स रेट अगर मॉडरेट रहता है तो सरकार ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती है। इसका मतलब ज़्यादा अगर टैक्स लगाते जाएंगे तो हो सकता है कि सरकार के पास कम रेवेन्यू आए। यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ हम समझते हैं कि अगर टैक्स रेट 0 है तो सरकार के पास एक भी रुपया नहीं आएगा, क्योंकि कोई टैक्स भरेगा ही नहीं, टैक्स रेट 0 है। और अगर टैक्स रेट 100 है, मतलब जितना भी आप कमा रहे हो सरकार पूरा ही ले जा रही है, तो भी सरकार के पास 0 टैक्स रेवेन्यू आएगा। रीजन उसका सिंपल है, जो भी आप कमाओ पूरा सरकार ले जाए तो इंसान काम ही क्यों करेगा। तो इसी सेंस में लेटर ऑन जो इकोनॉमिस्ट थे, कनेडियन इकोनॉमिस्ट रॉबर्ट मुंडल, उन्होंने आर्थर लेफर के कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया और जो लेफर कर्व है आर्थर लेफर ने दिया था उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 0% टैक्स रेट पे 0 रेवेन्यू आएगा और 100% पे भी 0 ही रेवेन्यू आएगा। तो उन्होंने एक बेल शेप्ड कर्व बनाया और उसमें एक ऑप्टिमम पॉइंट बताया जहां पे सरकार का सबसे ज्यादा रेवेन्यू। उस ऑप्टिमम पॉइंट को लेके काफी चर्चा है रही, बहस रही इकोनॉमिक्स के बीच में, पर वो हमारा इस वीडियो का मुद्दा नहीं है। पर उस लेफर कर्व के शेप को देखकर हम ये समझ सकते हैं कि टैक्स रेट कितना होना चाहिए, किसके आसपास होना चाहिए। अब जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं। यहाँ पर अगर मेरे पास 100 लोग हैं जिनसे मैं 10-10 रुपए लेता हूं, तो मेरे पास 100 × 10 रुपए का रेवेन्यू आएगा, जो कि होता है 1000 रुपए। पर वहीं अगर मेरे पास 100 लोग की जगह 200 लोग हो जाए और मैं उनसे 10 रुपए लेने की जगह 5 रुपए लूं, तो 200 लोग 5 रुपए देंगे तो भी 1000 रुपए मेरे पास आएगा। इसका मतलब है अगर सरकार अपना टैक्स बेस को वाइडन कर दे, जो कि हम अखबारों में भी पढ़ते हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं, टैक्स बेस को वाइडन करना, अगर हम टैक्स बेस को वाइडन कर दें तो सरकार के पास रेवेन्यू उतना ही आएगा। पर कई सरकारों को, नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली बट वेस्ट में भी अगर मैं बात करूं, तो कई सारी सरकारें ऐसी आई जिनको ये डर था कि अगर हमने टैक्स बेस वाइड करने के चक्कर में टैक्स रेट को कम किया तो रेवेन्यू भी डाउन होगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट एक रेट के आसपास, अगर आप देखें तो टैक्स हेवन छोड़ दूं मैं तो पर 10% से 40% के आसपास टैक्स रेट हर कंट्री में है ही। हर बार इलेक्शन आते हैं, हर बार बजट आता है, उसका एक एजेंडा होता है। जैसे अभी इंडिया में बजट आने के चांसेस में बोला जा रहा है कि 10 लाख तक की इनकम पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा। अब कॉन्सेप्ट यहां पर यह है जो हमको समझना है कि किसका फायदा किस सिचुएशन में है। ऑब्वियसली टैक्स कट होने पे जनता तो खुश होती है, पर हमें अगर गरीबी हटानी है, हमारे देश में डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो सरकार के पास भी रेवेन्यू होना चाहिए। नहीं तो सरकार तो कर्ज में डूबती ही जाएगी और अल्टीमेटली सरकार मतलब देश कर्ज में डूबता जाएगा। एक डेटा है जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश के टाइम का है, $15 ट्रिलियन डेट में थी यूएस इकोनॉमी। आज की डेट तो आपके सभी के सामने है। तो मेरा बस यहाँ पर यह कहना है कि जब सरकारें लोन लेती हैं तो वो फाइनेंशियली कितना वाइबल होता है रीपे करने के लिए। जैसे इंडिया में अगर मैं बात करूं तो कई सारे Tier 2 सिटीज में मेट्रो के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कई जगह बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वो प्रोजेक्ट कितने साल में पैसा वापस ला के देंगे सरकार को, देश को, वो एक सोचने वाला पॉइंट होता है।
पर यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट का। सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट की जो मैं बोल सकता हूँ जन्म हुआ है वो 1970s में हुआ था। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। 1970s में कीनीशियन इकोनॉमी का फेलियर हुआ। क्या मतलब है? कीनीशियन इकोनॉमी कहती है कि जब भी इकोनॉमी डाउन हो, डिमांड साइड से पुश करो, वो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। पर 1970s में ऐसा करने से इकोनॉमी तो फ्लैट रही पर इन्फ्लेशन बढ़ गया। इस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। ये स्टैगफ्लेशन का टर्म यूएस जर्नलिस्ट जूड वेनिस्की ने दिया था पहली बार, जब 1970s में यूएस इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन और स्टैगनेशन और इन्फ्लेशन का कॉम्बो फेस कर रही थी। सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि कम से कम रेगुलेशन रखे जाए, कम से कम इंटरवेंशन हो और टैक्स रेट भी कम हो, जिससे कि सप्लाई साइड स्मूथ कर सके। और जब सप्लाई साइड स्मूथ हो जाएगी तो डिमांड जो जनरेट होगी उससे इकोनॉमी में फ्लो तेजी से हो सकेगा। अब जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो तेजी से होगा तो ऑब्वियसली मॉनेटरी फ्लो भी तेजी से होगा, और जब मॉनेटरी फ्लो तेजी से होगा तो उससे रिलेटेड सारी चीजें, मतलब इकोनॉमी एक फास्ट ट्रैक पे चलेगी। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट ने जब उनका जन्म हुआ, कहा जाता है 1970s के आसपास का, जब ऑयल क्राइसिस भी आई थी, जब मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने अमेरिका को ऑयल सप्लाई करने से मना कर दिया था जियोपॉलिटिकल रीजन की वजह से, और फिर जो ऑयल के रेट थे वो करीबन 30 गुना 32 गुना बढ़ा दिए गए थे। उस सिचुएशन में जब स्टैगफ्लेशन यूएस इकोनॉमी फेस कर रही थी तो कई सारे इकोनॉमिस्ट अपने अपनी थ्योरीज लेके आए। वो थ्योरीज इतनी ज्यादा हमको समझने की जरूरत है कि वहां से जब वॉर फंड करनी पड़ी, जब वहां से हाई क्रूड ऑयल का बिल फंड करना पड़ा, तो यूएस प्रेसिडेंट्स ने धीरे धीरे टैक्स रेट बढ़ाते गए। अब जब टैक्स रेट बढ़ता है तो इकोनॉमी में डिस्कंटेंट बढ़ता है, लोगों को पसंद नहीं आता है ज्यादा टैक्स हो। पर वहीं जिनको टैक्स से बेनिफिट मिल रहा होता है उनको अच्छा लगता है कि वेलफेयर के लिए पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ेगी और सरकार ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर प्रोग्राम पे खर्च करेगी। अमेरिका में यही देखा गया रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट में। इवन अभी जो ट्रंप इलेक्ट होके भी आए हैं उसमें भी हमने कहीं ना कहीं उसकी झलकियां हमेशा ही देखी हैं सिंस फर्स्ट प्रेसिडेंट से। तो इस सेंस में विन विन सिचुएशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहली चीज है टैक्स का बर्डन कम होना चाहिए, क्योंकि जनता इस बारे में सोचती है कि मैं इतना टैक्स पे कर रहा हूं तो मैं इतने बेनिफिट्स को लेके एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। बल्कि अगर आप पब्लिक फाइनेंस में डेफिनेशन पढ़ेंगे टैक्स की, तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है। उसमें कई इकोनॉमिस्ट ने ये भी कहा है कि मतलब जिंदगी में दो चीजें सर्टेन है, एक है टैक्स, दूसरा है डेथ। तो आप सोच सकते हैं कि टैक्स को डेथ के साथ रखा गया है। कई सारी टेक्स्ट बुक्स में भी ये बातें कही गई हैं। तो यहाँ से जो ये पूरी कहानी है, दुनिया में हुई, देश में हुई, उसका कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर टैक्स बेस वाइडन होगा तो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू सरकार तक पहुंचेगा और एक इंडिविजुअल पे वो बर्डन कम होगा। अगर पिछले 15 सालों या 10 सालों का आप ट्रेंड देखें इंडिया में, तो इनकम टैक्स पेयर में उतनी ग्रोथ नहीं हुई है जितनी ग्रोथ जो लोग एसी कोचेज में ट्रैवल करते हैं, जो लोग इंडिया से फॉरेन ट्रैवल करते हैं, जो लोग इंडिया में फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं। आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में इंडिगो का जो ग्रोथ हुआ है उससे आप पता लगा सकते हैं कि कितने लोग अब फ्लाइट प्रेफर करने लग गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इनकम है पर सरकार उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रही है, सरकार उसको मोनेटाइज नहीं कर पा रही है वो ग्रोथ को। और अगर टैक्स रेट आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न से ज्यादा टैक्स दिखने लगता है, वो धीरे धीरे टैक्स हेवेंस पे शिफ्ट होते जाएंगे, जो कि हम देख चुके हैं कि इंडिया में एफडीआई मॉरिशस, सिंगापुर ऐसी कंट्री से ज्यादा आता है, क्योंकि वो उस तरह से उस फंड्स को रूट करते हैं। मेरा बस यही कहना है कि अगर इंडिया एक बार हिम्मत करके टैक्स बेस को वाइडन करेगी तो इंडिया का टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और इंडिया के नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे। हाल ही में जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ है, जीएसटी में हुआ है, इनकम टैक्स पोर्टल में हुआ है, अब ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्शन भी टैक्स ऑफिशियल्स के साथ ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिया गया है। सारी चीजें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, ऑटोमेटिक है, टाइमली रिमाइंडर्स हैं, पेनल्टीज बहुत हैवी हैं लेट रिटर्न फाइल करने पे। ये सारी चीजें हमारे देश के लिए तो फायदेमंद है, पर यहाँ पर ये चीज है कि हमको इस चीज को और तेजी से बढ़ाना होगा, क्योंकि 2017 से जब से जीएसटी लागू हुआ है मंथ बाय मंथ कलेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। तो एक अच्छा साइन है देश के लिए कि जीएसटी
जब भी एक पोर्टल अगर आप देखो, एक सिंगल पोर्टल से आपका रिटर्न फाइल हो जाए, पहले 50 तरीके के टैक्स फाइल करने पड़ते थे, पर आज की तारीख में वो चीज़ें आसान हो गई। इंडिया के पास वो अपॉर्चुनिटी है, वो टाइमिंग है, 5 ट्रिलियन की तरफ हम एम कर रहे हैं, टैक्स पेयर्स बढ़ रहे हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, स्किल इंडिया प्रोग्राम से जो मैन्युफैक्चरर आए हैं उनको स्किल्ड लेबर फोर्स मिल रहा है, स्टार्टअप प्रोग्राम से स्टार्टअप्स को हेल्प हुई है। इस हिसाब से सरकार को जीएसटी में भी काफ़ी मुनाफा हुआ है। अब यहाँ से जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल टैक्स पेयर पे बर्डन कम करने की और देश में टैक्स पेयर्स बढ़ाने की, उनका जो नेट है उसको वाइडन करने की, इस तरह से इंडिया टैक्स रेवेन्यू भी ज़्यादा कमा सकता है और जो देश में रहने वाले लोग हैं उन पे बर्डन भी कम पड़ सकता है। थैंक यू।